तो ये एमसीक्यू सीरीज 3 एक्सक्रीशन का ये 11th एंड 12th क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ देखो बोर्ड पे। 11th क्वेश्चन इज like that. Aldosterone influence the reabsorption of sodium ions in PCT, ascending limb of Henle's loop, DCT, and medullary part of collecting duct. तो देखिए एल्डोस्टेरोन का जो रोल, अब देखो एक चीज तो पता है आपको कि पीसीटी में एल्डोस्टेरोन का कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है, वहां किसी तरह के हार्मोन्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, आपको पता है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप जो होता है, देखो यहाँ पर ऑल्दो यहाँ पे सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं होता। तो एल्डोस्टेरोन इफेक्ट कहाँ करता है बताओ? डीसीटी पे, और कहाँ? जो कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होता है, ना कि मेडुलरी पार्ट। कॉर्टिकल पार्ट में नहीं होता, और मेडुलरी पार्ट में होता है, और डीसीटी में होता है। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ये नहीं होगा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर इज सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, only passive transport mechanism is associated with PCT, descending limb, ascending limb and DCT। तो पता है कि पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है। डिसेंडिंग लिम्ब आप जानते हैं यहाँ पे केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, और वो ऑस्मोसिस से होता है, और ये पूरी तरह से पैसिव प्रोसेस है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में पता आपको कि यहाँ पर ये एक्टिव भी है, ये पैसिव भी है। जो उसका लोअर पार्ट होता है असेंडिंग लिम्ब का, वो वहां पैसिवली होता है, और अपर थिक पार्ट जो होता है वहां पर वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है ना। और डीसीटी में भी यहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, पैसिव भी होता है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। तो देखो, चाहे हम बात करें पीसीटी का, चाहे हम बात करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप का, चाहे बात करें डीसीटी का, चाहे बात करें कलेक्टिंग डक्ट का, हर जगह जो सॉल्ट का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जहां भी होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से होता है, और वो हमेशा एक पैसिव मैकेनिज्म है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। Question number 13 is like this. Dehydration increases the plasma concentration of all the following except। मतलब जब बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में इनमें से किस कंपाउंड का मतलब कंसंट्रेशन आपके प्लाज्मा में इंक्रीज नहीं करता, एक्सेप्ट पूछा गया आपसे। ऑप्शन दिया गया वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन एंड एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं इसमें क्या है? देखो, डिहाइड्रेशन है मतलब आपके बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो रही है, आपके सेल्स के अंदर, आपके टिश्यू फ्लूइड में, इवन आपके ब्लड प्लाज्मा में वाटर की डेफिशिएंसी है। तो बॉडी में वाटर, अब बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी? बॉडी ये चाहेगा कि वाटर को बॉडी में रिटेन किया जाए। तो वाटर रिटेन करने का जो आप जानते हैं कि वैसोप्रेसिन को एडीएच कहा जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसके लेवल के बढ़ने से क्या होता है? जो यूरेसिस, जो यूरिन के फॉर्मेशंस का पार्ट है, वो कम हो जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बॉडी में वाटर को और सॉल्ट को क्या करेंगे? रिटेन करेंगे। इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन इसलिए तो कहते हैं कि डायलिसिस को, यूरिन के फॉर्मेशंस को कम करता है ना। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपकी बॉडी में वाटर का एबंडेंस है, वाटर आपकी बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट में है, तो एडीएच का लेवल नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। लेकिन अगर आप पानी ज्यादा नहीं पी रहे, या फिर आप स्वेटिंग वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस कंडीशंस में एडीएच का अमाउंट आपके ब्लड में सुटअप कर जाता है, ताकि हम अपनी बॉडी में मैक्सिमम वाटर को क्या कर सके? रिटेन कर सके। क्लियर? तो वैसोप्रेसिन तो होगा ही, ये बढ़ेगा। एंजियोटेंसिन 2 मैंने बताया था आपको अभी रैस के बारे में, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और एंजियोटेंसिनोजेन ही कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनिन।
तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये तो लिवर से आता है, पता है आपको, और ये तब आता है जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज रहता है, आपका जीएफआर जब कम हो जाता है, उस कंडीशन में आपके जेजीए से रेनिन का सिक्रीशन होता है। तो एंजियोटेंसिन 2 अगर ज्यादा होगा तो obvious सी बात है ये एल्डोस्टेरोन को प्रमोट करेगा और एल्डोस्टेरोन वाटर को रिटेन करेगा बॉडी में। तो एल्डोस्टेरोन तो इससे लिंक्ड हो गया। और एंजियोटेंसिन 2 मैंने कहा था कि ये काफी पावरफुल एक वेजो कंस्ट्रिक्टर वगैरह होता है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा आपका, क्योंकि वाटर वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड का। तो अगर ब्लड वेसल्स को नैरो कर दिया जाए, कंस्ट्रिक्शन हो जाए उसका, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों होता है इसका वाटर की रिटेंशन पे एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। इन सब का काम आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन करना होता है। और एएनएफ आप कह सकते हैं इन तीनों का एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि एएनएफ एट्रियल नाइट्रीजिरेटिक फैक्टर कहा जाता है, और ये हार्ट वॉल से तब बनता है जब आपके ब्लड प्रेशर का पार्ट शूट अप करता है, जब ब्लड प्रेशर रेज करता है। तो ब्लड वॉल्यूम को कम करना है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। तो ये यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, ये चाहता है कि ब्लड वॉल्यूम को कम कर दिया जाए। तो इसके वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ, ये डी हो जाएगा। तो एएनएफ इन तीनों का क्या हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस अप टू 4 टाइम्स इन बिटवीन वुमेन्स कैप्सूल एंड एट द एंड ऑफ पीसीटी। सेकंड देखिए, cortical part of PCT and DCT, cortical part of PCT and DCT। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन दिया गया है आपका DCT एंड लोअर कलेक्टिंग डक्ट, और डी देखो क्या दिया हुआ है, मेडलरी टू कॉर्टिकल पार्ट, मेडलरी टू कॉर्टिकल पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलिस। क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए आपको पता है कि डायग्राम में ऐसे देख लीजिए आप इसको, जैसे मान लो ये वुमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, ये लुमेन है इसका, और ये पीसीटी है, और ये हेनलिस लूप का पार्ट है, देखो ऐसे। और ये मान लो इसका थिक पार्ट ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। और आपको पता है कि इसमें ऐसे लिखा जाता है कि ये ऊपर का पार्ट जो है ये आपका कॉर्टेक्स है, नीचे किडनी का ये मेडलरी पार्ट होता है, और आप देखिए यहाँ पर ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब होता है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो यहाँ पे अवेलेबल होता है आपके वुमेन्स कैप्सूल के लुमेन में, मैंने बताया था पहले भी आपको कि इसका कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर है, जो ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है। क्लियर, ये तो पता है आपको। जब ये फिल्ट्रेट यहां पहुंचेगा तो यहां पर भी मैंने बताया था, क्योंकि सॉल्ट को वाटर को इक्वली आप बाहर निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट तो कम हो जाएगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट का वो वही रहता है। कितना, 300 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर। आपको पता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब का जो थिन पार्ट होता है, जो मोस्टली मेडलर के अंदर देख रहे हैं आप, इस थिन पार्ट में ये वाटर के लिए क्या है बताओ, परमेबल होता है, और सॉल्ट के लिए इम्परमेबल होता है। तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब के लोअर पार्ट आते आते, या जो जहां पे है वो लूप बनता है नीचे पार्ट में, ये यहां वापस 1200 पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया, 1200 पे, 4 टाइम्स बढ़ गया यहाँ पर। इसके रेफरेंस पे देखिए ये 4 टाइम्स हो रहा है। फिर आप जानते हैं असेंडिंग लिम्ब के जब आप अपर पार्ट पे आते हो तो ये वापस घटता है, और डीसीटी तक आते आते वापस कहां पहुंच गया बताओ, 300 पे। मतलब कॉर्टिकल पार्ट देखें पीसीटी का और डीसीटी का, तो ये बराबर ही हो गया वापस। और जब वापस ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है, आपको पता है कि लोअर पार्ट कलेक्टिंग डक्ट में आते आते ये वापस पहुंच जाता है कितना, मतलब 1200 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर। और यही यूरिन का कंसंट्रेशन भी होता है। तो देखिए अब आप आंसर देखिए,
वुमेन्स कैप्सूल एंड एट द एंड ऑफ पीसीटी, देखो वुमेन्स कैप्सूल में 300 है और यहाँ भी 300 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी देखिए, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी, ये भी आइसोटोनिक है, देखो यहाँ भी 300 है और यहाँ भी 300 है, तो ये भी हो गया, देखो आइसोटोनिक हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। सी देखिए, डीसीटी एंड द लोअर कलेक्टिंग डक्ट, देखो डीसीटी एंड द लोअर कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी में कितना है बताओ, याद रखना डीसीटी में नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से या तो आइसोटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, ये कभी हाइपरटोनिक नहीं होता। क्लियर? और वापस जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो जानते हैं ये वापस इसका फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज करता है, और कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट में आने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। याद रखना द वर्ड यूरिन इज फाइनली वी कैन से, यूरिन का जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप वो किस पार्ट पे यूज होता है, तो ये यूज होता है एट द लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, जो मेडुला का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ये कहां पहुंच गया वापस बताओ, 1200 पे, 4 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज सी ओनली। डी में देखो क्या लिखा हुआ है, मेडुलरी टू कॉर्टिकल पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, देखो ये तो उल्टा हो गया ना, अगर पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स तो आंसर क्या होता है इसका, डी, कि मेडुलरी पार्ट में 1200 है और ये कॉर्टिकल पार्ट में आते आते ये वापस 300 की तरफ चला जाता है, ये घटता जा रहा है, इंक्रीज थोड़ी कर रही है, एंड इन दैट सेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जो इसका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग हेनलीज लूप ऑफ जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हेल्प्स इन, आप जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, एक को कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं और एक को जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में हेनलीज लूप का पार्ट जो होता है वो मेडुला को डीप पेनिट्रेट नहीं करता, छोटा होता है उसका हेनलीज लूप। जो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होता है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह से, जैसे मान लो जैसे मान लो कि ये कॉर्टेक्स का पार्ट है और नीचे ये पूरा पार्ट मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये मेडुला का स्ट्रक्चर है और ये ऊपर कॉर्टेक्स है ना। आप जानते हैं कि जो नेफ्रॉन है बेसिकली तो जो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, जो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होता है उसका जो वुमेन्स कैप्सूल का पार्ट है वो कॉर्टेक्स के लोअर पार्ट पे होता है, जस्ट अबव द मेडुला कहते हैं, है ना। और ये इसका पीसीटी का स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये फिर ऐसे ये हेनलीज लूप का पार्ट होता है ऐसा, एंड इट गोज वेरी डीप इनसाइड द मेडुला, फिर ये ऐसे ऊपर आता है, ये इसका देखो थिक पार्ट बनता है ऐसे, फिर ये डीसीटी बनता है देखो ऐसे, और ये फिर जानते हैं ये कहाँ मर्ज करता है, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और आप जानते हैं कि इसके पैरेलल जो वासा रेक्टा होता है, ये वासा रेक्टा इसके पैरेलल ऐसे चलता है, देखिए ये जो ब्लड वेसल देख रहे हैं ये काफी नजदीक होता है लूप ऑफ हेनलेज के, और इसे कहते हैं वासा रेक्टा। तो ये तो आप देख रहे हो ये हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये याद रखना कि ब्लड इसमें ऐसे पास होता है, इधर से आता है ऐसे पास होता है, तो ये वासा रेक्टा का क्या होता है बताओ, ये इसका असेंडिंग लिम्ब होता है, ऐसे पास हो रहा है। ये हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है, सॉरी असेंडिंग लिम्ब है इसका, ये इसका असेंडिंग लिम्ब होता है, और ये वासा रेक्टा का
डिसेंडिंग लिम्ब होता है। तो आप देखिए इन दोनों में जो फ्लो है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट का फ्लो हेनलेज लूप में और ब्लड का फ्लो वासा रेक्टा में, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इट्स ए काउंटर करंट फ्लो एंड इट दैट फ्लो गोज टू वेरी क्लोज, इन वेरी क्लोज विसिनिटी कहता है। मतलब फिल्ट्रेट और ब्लड का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और ये काफी नजदीक एक दूसरे के होता है, और इस तरह के फ्लो को आप काउंटर करंट फ्लो कहते हो। तो काउंटर करंट फ्लो का आपको पता है कि इसमें कॉर्टिकल पार्ट का कोई रोल नहीं होता। एक तो पहली बात तो ये, काउंटर करंट में कॉर्टेक्स के पार्ट का कोई रोल नहीं है। जो भी पार्ट मेडुला में, और आप जानते हैं कि मेडुला में क्या क्या होता है, तो मेडुला में कहते हैं इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड होता है, मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होता है, और आप देखिए हेनलेज लूप का पार्ट होता है, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब, और उसके आसपास के जो इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड होते हैं। पीसीटी का इसमें कोई रोल नहीं है, डीसीटी का कोई रोल नहीं है, और इवन कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट का भी कोई रोल नहीं होता। वो सारी चीजें जो कहाँ पे होती है, मेडुला में, उसी का रोल होता है, कहाँ बताओ, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ठीक है। और आप जानते हो कि जो मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन होता है, अगर ग्रेडियंट की बात करें, तो अगर मेडुला के टॉप पे ये 300 है, तो मेडुला के बॉटम पे ये 1200 हो जाता है। मतलब हर जगह देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट में भी ये 1200 ही होता है। तो इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन भी कॉर्टेक्स से मेडुला क्या होता है बताओ, बढ़ता है। हाँ? और काउंटर करंट फ्लो जानते हैं आप, इसमें क्या होता है कि जो तो बेसिकली अगर काउंटर करंट फ्लो की, अगर मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊं इसको, काउंटर करंट फ्लो में होता क्या है, तो याद रखिएगा कि मान लो ये हमने बताया कि सपोज करो ये हेनलेज लूप का, ये हमने बता दिया ये लिम्ब है, मान लो ऐसे, ये हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है और ये हेनलेज लूप का असेंडिंग लिम्ब है, ऐसे जा रही है। और यहां पर मैं अगर ऐसे बता दूं कि ये सपोज करो ये ब्लड का पार्ट है, तो ये वासा रेक्टा का पार्ट है, और बाहर क्या बताओ, ये इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड होता है, देखो बाहर की तरफ। तो आपको पता है कि जो ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है और जो फिल्ट्रेट इसमें फ्लो कर रहा है, तो फिल्ट्रेट का पार्ट यहां से यहां आता है एक्टिवली। सॉल्ट आपके हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब, अपर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब से ये कहां पहुंचता है, आपके वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, और वासा रेक्टा से वाटर का एक्सचेंज होता है। देखो, तो वासा रेक्टा को कहते हैं, ये एक तरह का एक्सचेंजर होता है, ये सॉल्ट को वाटर से एक्सचेंज करता है। तो असेंडिंग लिम्ब से क्या हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब से जो सॉल्ट है, असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट कहां पहुंच रहा है बताओ, ये सॉल्ट पहुंच रहा है आपके वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, और वासा रेक्टा का जो वाटर होता है वो अब बाहर निकलता है, कहां बताओ, ये पहुंचता है आपके इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड में। तो ये सॉल्ट वाटर का एक्सचेंज हुआ, और जब ये रिवर्स आता है, देखो कहां पर अब आपके जब ये ब्लड सॉल्ट को कैरी करता हुआ इसके असेंडिंग लिम्ब में आएगा, तो असेंडिंग लिम्ब देखो, अगर आप ऐसे देखिए, ऐसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखा हमने डिसेंडिंग लिम्ब, और यहां लिखा हमने वासा रेक्टा। डिसेंडिंग लिम्ब, वासा रेक्टा का कौन सा लिम्ब बताओ, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, और हेनलेज लूप का ये डिसेंडिंग लिम्ब है। देखो, तो डिसेंडिंग लिम्ब से अब देखो बात क्या होगा, वासा रेक्टा का जो सॉल्ट है वो अब देखिए ऐसे कि जो मेडुलरी फ्लूइड होता है, देखो ऐसे याद रखना, जो इसके इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड होता है, तो जो वासा रेक्टा में जो सॉल्ट गया था, देखो वो सॉल्ट तो वापस पहुंच गया इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड में, और जो वाटर था वो कहां चला गया बताओ, वासा रेक्टा में, और ये वासा रेक्टा वापस कहां चला गया, आपकी कॉर्टेक्स की तरफ।
तो नेट गेन किस चीज का हो गया? मतलब नेट गेन हो गया केवल आपके सॉल्ट का। वही सॉल्ट आपके इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड में क्या होता है? रिटेन होता रहता है, और उसकी वजह से आपके इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये आपके बुक में भी लिखा गया है कि NaCl और यूरिया दो चीजें होती है। NaCl जो आपके असेंडिंग लिम्ब से बाहर आता है, और जो यूरिया वगैरह होता है ये आपके कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आता है, लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आता है, और ये दोनों मिलकर इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, और उसके बढ़ने की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, फिर कहते हैं आप कि आपके कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट से काफी ज्यादा वाटर वहां से बाहर निकल के चला आता है। देखो, तो वाटर को आपने फिल्ट्रेट से बाहर निकाल लिया, यूरिन का क्या हो गया बताओ? फर्दर क्या हो गया? कंसंट्रेशन। तो कहते हैं ये जो आपका वासा रेक्टा है ये एक्सचेंज करता है सॉल्ट को, और सॉल्ट को वाटर से, और ये रिवर्स होता है। वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट का गेन होता है, वाटर का लॉस होता है, और वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में क्या हो गया बताओ? वाटर का गेन है, सॉल्ट का लॉस है, और वाटर गेन होकर चला कहां गया बताओ? कॉर्टेक्स की तरफ। तो नेट गेन आपके मेडुला में क्या हुआ? किस चीज का? सॉल्ट का हुआ। तो NaCl एंड यूरिया बोथ ये इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, और इसके बढ़ने की वजह से आपके कलेक्टिंग डक्ट से बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस काफी ज्यादा अमाउंट में हम वाटर को फिल्ट्रेट से बाहर निकाल लेते हैं, और उसकी वजह से यूरिन क्या हो गया? मोर एंड मोर क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि काउंटर करंट मैकेनिज्म यूरिन को हमेशा कंसंट्रेट बढ़ाता नहीं है, हमेशा ऐसी बात नहीं है। जिस अमाउंट में आपके वाटर, आपकी बॉडी में वाटर की एबिलिटी है, उसी के हिसाब से ये काउंटर करंट प्रोसेस वर्क करता है। अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं तो काउंटर करंट का प्रोसेस बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगा। अगर पानी आप कम पी रहे हो तो काउंटर करंट प्रोसेस और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और उसकी वजह से यूरिन और ज्यादा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का रोल भी यही होता है। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स मेनली हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, और आपको पता है कि ऐसे नेफ्रॉन्स का नंबर आपकी किडनी में लगभग 15 से 20% होता है, और इसके अंदर ये जो पैरेलल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, हेनलेज लूप के पैरेलल, इसी का नाम वासा रेक्टा होता है। क्लियर? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि लॉन्ग हेनलेज लूप कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का छोटा होता है, लंबा होता है किसका बताओ? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का। हेल्प्स इन मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। देखो ये गलत है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तो आपकी पीसीटी में होता है, और मैंने कहा था कि ये एक तरह का ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन है, जिसको किसी कंडीशन से मतलब नहीं होता, ये होगा नहीं। बी देखिए, मोस्ट ऑफ द सोडियम एंड Cl रीअब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली बात है कि ये मोस्ट ऑफ द सोडियम और Cl का भी रीअब्जॉर्प्शन आपकी पीसीटी में ही होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है लॉन्ग लूप ऑफ हेनलेज की वजह से। थर्ड देखिए, फैसिलिटेट काउंटर करंट मैकेनिज्म टू कंट्रोल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यस, ये सही है। हेनलेज लूप का पार्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये एक कंपोनेंट किसका है बताओ? काउंटर करंट मैकेनिज्म का, जिसकी वजह से यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करता है, वो चेंज करता है। इनटेक ऑफ वाटर कम है, अगर आप नॉर्मल पानी भी पी रहे हैं तो यूरिन आपका 4 टाइम क्या होगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पानी का इनटेक कम कर रहे हैं, पानी का एबिलिटी नहीं है बॉडी में, तो यूरिन का कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। कैसे? उस प्रोसेस में काउंटर करंट और ज्यादा क्या होगा? एक्टिव हो जाता है। क्लियर? तो सी सही है। और डी क्या लिखा देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी आपकी पीसीटी में ही होता है। तो ये भी कह सकते हैं आप, ये जो ABD लिखा हुआ है, ये तीनों टर्म एसोसिएटेड है आपकी पीसीटी के लिए, और ये जो सी लिखा आपने, ये है पूरा का पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन याद रखिएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कॉर्टिकल पार्ट का कोई रोल नहीं है। और आपको पता है कॉर्टेक्स में ही पीसीटी भी होता है, डीसीटी भी होता है,
रीनल कॉर्पसल्स के पार्ट भी होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट का भी कुछ पार्ट होता है कॉर्टेक्स में। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व क्या क्या होता है? तो इन्वॉल्व होता है इंटरस्टिशियल मेटली फ्लूइड, द हेनलेज लूप, descending limb, ascending limb, the vasa recta, and the medullary part of collecting duct. And in that sense, answer of this question is